हेलो टू ऑल आवर स्टूडेंट्स ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव सिंह झाला और आज एक बार फिर हम एक और चैप्टर लेके आ गए हैं एनटीएससी स्टेज 2 के लिए, दैट इज फेडरलिज्म। कल हमने बात की थी पावर शेयरिंग की, आज हम बात कर रहे हैं लेक्चर में फेडरलिज्म की। दोनों ही कॉन्सेप्ट का एक मिश्रण है, दोनों ही जो चैप्टर्स है वो कंबाइंड इंपॉर्टेंट हैं एनटीएससी स्टेज 2 के लिए भी और बोर्ड के लिए भी। एक प्रॉपर्टी होती है हर एक चैप्टर की, सोशल साइंस में क्लास 10th हो या 9th हो, कि उस चैप्टर में से बेसिकली कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कल पावर शेयरिंग की बात की थी कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए जो पावर शेयरिंग है वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल बात की थी व्हाट इज पावर शेयरिंग एंड व्हाई पावर शेयरिंग एंड द मोड ऑफ पावर शेयरिंग शेयर्ड अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम। आज उसी फॉर्मेट को आगे लेकर चलते हैं। दिस चैप्टर इज बेसिकली कनेक्टेड विद पावर शेयरिंग, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग ही नहीं होगी तो फेडरलिज्म का कोई कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं। अब फेडरलिज्म क्या होता है, जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। नाम में है फेडरल, फेडरल मीन्स होता है संघ। अगर मैं इस वर्ड को दो हिस्सों में तोड़ दूं, फेडरलिज्म, फेडरल मीन्स संघ या ग्रुप, तो ये संघ या ग्रुप बेसिकली क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि फेडरलिज्म, अगर मैं बात करूं कि फेडरलिज्म की हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर एक सबसे जो कॉमन टॉपिक है वो है संघात्मक व्यवस्था। संघात्मक व्यवस्था मीन्स कि आप जो कंट्री चला रहे हो वो कंट्री आप कैसे चला रहे हो। ठीक है, तो फेडरल वर्ड, जो ये वर्ड है फेडरल, इस फेडरल वर्ड का मीनिंग है संघ। संघ मीन्स एक ग्रुप या एक ऐसी व्यवस्था जिसको हम कहते हैं संघात्मक व्यवस्था। संघ मतलब ग्रुप। देयर इज अ डिफरेंट इंडिपेंडेंट यूनिट्स, छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, उनको या तो मर्ज करके एक किया गया है, एक बड़ी कंट्री बनाई गई है, या इंडिपेंडेंट यूनिट्स थे वो आपस में एक ट्रीटी, एक कॉन्ग्लोमेशन यानी एक अपना उन्होंने ग्रुपिज्म किया है ताकि वो दूसरे नेशन से प्रोटेक्टेड रहें। बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि मान लीजिए यूरोप है, यूरोप में आज हम जो देखते हैं आज के कंट्री के आज के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं। स्पेन है, यूरोप है, पुर्तगाल है, आयरलैंड है, जो यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन जो पूरा महाद्वीप है। एक समय पर ये एथेनिसिटी के बेस पर डिवाइड था, फ्रेंच टेरिटरीज, जर्मन टेरिटरीज, देन हंगरियन टेरिटरीज। तो आज जो रूप है वो पहले नहीं रहा होगा, और जो जर्मन स्पीकिंग रीजन है उनको कभी मर्ज किया गया होगा तो जर्मनी बना होगा। लेकिन वो तो एक अलग सिस्टम हो गया, एक मोनार्किकल सिस्टम हो गया, या उसके अंदर चलने वाले सिस्टम हो गए। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट जो 21st सेंचुरी में डेमोक्रेसी से डिप्लॉयड हुए। संघात्मक व्यवस्था, फेडरलिज्म, ऐसी कंट्रीज जो बेसिकली अपने यहां पर छोटे प्रोविंस या छोटे स्टेट्स, या छोटे नहीं कहेंगे, स्टेट्स या सब ऑर्डिनेट्स रीजन्स को मिलाकर एक कंट्री के रूप में चला रहे हैं। यानी कंट्री के लिए एक अलग गवर्नमेंट और स्टेट्स के लिए अलग गवर्नमेंट। इन अ नटशेल, फेडरलिज्म इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को कैसे समझोगे, बहुत सा लाइवली सा एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। एक छोटा सा गांव है, एक गांव में आप देखते हो कि हमारे यहाँ भी क्या होता है, जब स्कूल, सरकारी स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो लेवल्स ऑफ टीचर्स होते हैं, लेवल्स ऑफ स्कूलिंग होता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर जो 10th को पढ़ाएंगे, 9th को पढ़ाएंगे, तो देयर इज अ लेवल इन एजुकेशन सिस्टम। वैसे ही लेवल इन अ गवर्नेंस भी होता है। एक सरकार जो पूरे देश की चुनी जाएगी, देश के लिए चलाई जाएगी। एक सरकार जो उस देश के किसी एक हिस्से के अंदर वहां के लोगों के द्वारा बनाई गई है, वहां की पार्टीज के द्वारा बनाई गई है, और वो चलाई जाएगी। तो फेडरलिज्म इज बेसिकली अ कॉन्सेप्ट विच इज रिलेटेड टू द गवर्नेंस इन एनी कंट्री। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि देयर इज ओनली 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में केवल 25 ऐसे देश हैं जिसमें डेवलप्ड या डेवलपिंग दोनों ही हैं जो फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। अब वो कौन से देश हैं आइए देखते हैं। ठीक है, जो आप यहां पर कंट्रीज देख रहे हो ब्लू में, यानी ब्लू के अंदर जो आपको रीजन्स दिखाई दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड के मैप में, और ग्रीन में जो आपको रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, उसमें जो कंट्रीज ग्रीन में हैं लाइक ब्राजील, अर्जेंटीना, यानी कि अगर हम बात करें ब्राजील की, हम बात करें अर्जेंटीना की, हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, या हम बात करें कनाडा की, या हम बात करें इंडियन जो हमारी एक फेडरलिज्म से सुविधा है, जो हमारी एक अरेंजमेंट है उसके अंदर, या बात करें रशिया की। ठीक है,
ये वो रीजन्स हैं, जो ये वो कंट्रीज हैं जो फेडरलिज्म की व्यवस्था पर चलता है, संघात्मक व्यवस्था पे चलता है या फेडरेशन कॉन्सेप्ट पे चलता है, अपने यहां सरकार के अलग अलग प्रारूप को मिलाकर चलता है। अब रिकॉल करो पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में हमने क्या पढ़ा था? देयर आर 2 कंट्रीज इन दैट चैप्टर, वन इज बेल्जियम, सेकंड इज श्रीलंका। बिल्कुल आसान, बहुत आसानी से आपने बताया, सेकंड इज श्रीलंका। बट जो बेल्जियम है वहां एक मॉडल था हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का और वर्टिकल पावर शेयरिंग का। 3 तरह की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो वो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो एक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप करके आए और उस फेडरेशन से ही बेल्जियम, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इन कुछ कंट्रीज ने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। तो ये जो आप एक यहां पर पूरा अलग अरेंजमेंट देख रहे हो कि दुनिया में आज भी बहुत सारे देश है, लाइक चाइना इज अ यूनिटरी सिस्टम। कहने को इलेक्शंस होल्ड करते हैं बट वहां 1 पार्टी रूल है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यानी अगर चाइना की मैं बात करूं तो चाइना इज अ सिंगल कंट्री, यूनिटरी मेथड पे चलती है। क्या वर्ड यूज किया मैंने? यूनिटरी। तो इज देयर इज एनी डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन and unitary system. In unitary there is a single government in whole country और वही गवर्नमेंट, वही केंद्र सरकार पूरे कंट्री को रूल करती है। अगर सबऑर्डिनेट्स भी हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं, बट स्टिल वहां पर जो रूल है वो यूनिटरी गवर्नमेंट यानी जो कंट्री के लिए चला रही है उसी का मानना होगा। तो इट इज नॉट बेसिकली प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, प्रमोशन ऑफ फेडरलिज्म, इट इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इज डोमिनेटिंग द स्टेट गवर्नमेंट्स। नाउ ओके, इंडिया कैसे डिफरेंस है वो भी देख करेंगे। तो पहले तो बेसिकली नटशेल में फेडरलिज्म पता होना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप उसको बताने के अंदर सिचुएशन में होने चाहिए। फेडरलिज्म इज अ कॉन्सेप्ट, इट एक्सप्लेन्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस which is divided on the basis of levels of government. तो the keyword is levels of government। ये जो आपका कीवर्ड है, ये levels of government आपके कीवर्ड हैं और इन कीवर्ड्स को आपको याद रखना है in central and state government in any democracy. Then next, 2 or more levels। बेसिकली अगर आपसे कोई भी पूछ ले, किसी भी टीचर के द्वारा पूछा जाए, किसी भी जगह पर पूछा जाए, किसी कंपटीशन में पूछा जाए कि what is federalism and how many number of levels of government in federalism, then you have to say कि फेडरलिज्म में 2 लेवल होते हैं, 2 टीयर होता है, टीयर 1 सेंट्रल गवर्नमेंट, टीयर 2 स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? नाउ एंड दे आर इंडिपेंडेंट इनटू देयर स्फीयर ऑफ लॉ। और वो अपने, इस वर्ड का मीनिंग क्या है? वो अपने एरिया को रूल करने के लिए इंडिपेंडेंट है, पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने रीजन को डेवलप करने के लिए, वहां पर लॉ मेकिंग के लिए, वहां पर काम करने के लिए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, These state governments are not subordinate। बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखिए, सबऑर्डिनेट नहीं है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी, ए ट्रू फेडरेशन, एक असली फेडरेशन, जो कंट्री कहता है कि वी आर फॉलोइंग द फेडरलिज्म, देन वो क्या करेंगी? वो कभी ये नहीं कहेंगी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहे वही लॉ बनाओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही बात मानो और सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही चलो। यानी कि अगर किसी कंट्री ने कहा है कि वी आर अ फेडरल कंट्री, दैट मीन्स वो अपने यहाँ स्टेट्स को ऑटोनॉमी देंगी काम करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को वो पूरी तरीके से आज़ादी देंगी काम करने के लिए। अच्छा, क्या इंडिया में ऐसा होता है? सोच के देखो, स्टेट गवर्नमेंट में हमारे यहाँ हर एक राज्य सरकार के अंदर पुलिस महकमे का एक अलग सिस्टम है। गुजरात में पुलिस को हार्ले डेविडसन दी जाती है, राजस्थान के जो पुलिस हैं उनके पास सिंपल मोटरसाइकिल होती है, कैलकाटा की पुलिस देखोगे तो उनकी ड्रेस की कलर जो है वो वाइट होता है, अगर आप हरियाणा की पुलिस का कलर देखोगे तो डिफरेंट होता है। हर एक व्हीकल्स, हर स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस का डिफरेंट दिखेगा। अगर किसी स्टेट ने अपने यहाँ पुलिस महकमे पे ज़्यादा जोर दिया है तो वो अच्छी गाड़ी, वो बात और है कि दुबई में जो है मर्सिडीज और बुगैटी चलती हैं एज ए पुलिस व्हीकल, बट हमारे यहाँ अभी वो नहीं लाएंगे हम, थोड़ा समय लगता है। तो हर स्टेट गवर्नमेंट ने पुलिस डिपार्टमेंट को अपने अकॉर्डिंग बिल्ड किया है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, जो दिल्ली के अंदर जो पुलिस महकमा है वही सिस्टम पूरे स्टेट में चलेगा। तो क्या हो रहा है, अलग अलग फील्ड्स के लिए इंडिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट रूल मेकिंग के लिए। क्लियर? नाउ अब एक बहुत नटशेल में इसको दोबारा समझते हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है? देयर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो डायग्रामेटिकली समझ लो, क्योंकि दोनों के अंदर बैलेंस ऑफ पावर है, तो दिस बैलेंस ऑफ पावर बेसिकली इंप्लाइज कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही पावरफुल हैं अपने अपने एरिया में, अपने अपने स्फेयर में वर्क करने के लिए, और इन दोनों को ही कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रदत्त की गई हैं ये पावर्स। संवैधानिक यानी कि संविधान द्वारा ये जो प्रावधान है दोनों को वर्क करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली डेवलप किए गए हैं। ठीक है, दीज आर द पावर ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
is clearly mentioned in the Constitution of India. Now, तो फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब समझ में आ गया. तो 2 लेवल क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड लेवल और फर्स्ट लेवल का मतलब ये नहीं कि अलग अलग पावरफुल होगी, ठीक है. दे आर बोथ हैव इक्वल पावर. समटाइम्स देयर आर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल ऑन स्टेट गवर्नमेंट, वो हम देखेंगे कैसे. नाउ ये तो बात हुई है. सेकंड, यूनिटरी सिस्टम. अब यूनिटरी सिस्टम का एक फ्लो देखो. यूनिटरी सिस्टम मतलब समटाइम देयर इज ओनली अ सिंगल गवर्नमेंट, जैसे कि हमने बात की थी नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना, एंड उसके अलावा एंड जिसका बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी जो वहां की कौन है जो डोमिनेट करती है इसमें, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना. तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो इसको डोमिनेट करती है और वो जो कह देगी वही होगा. तो अगर वहां पर चाइना में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कहते, प्रोविंस कहते हैं. जैसे क्या होता है कि चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोविंस है शिनजियांग प्रोविंस जो है वो लद्दाख से एडजेसेंट है और बहुत ड्राई रीजन है. ऐसे ही चाइना के अंदर बहुत सारे प्रोविंस हैं, ठीक है. लाइक अगर बीजिंग है, शंघाई है, या जो आपका देखोगे वहां पर मकाओ है, ये सारे जो रीजन है अलग अलग साइड में. बेसिकली चाइना का ईस्टर्न पार्ट ज्यादा पॉपुलेशन से घिरा हुआ है और जो उसका वेस्टर्न पार्ट है कम पॉपुलेशन से घिरा हुआ है, जो लद्दाख के एडजेसेंट है. तो वहां प्रोविंस है, बट वहां सेंट्रल गवर्नमेंट जो कहेगी वही प्रोविंस को फॉलो करना है. नाम के लिए इलेक्शंस कराते हैं लेकिन सिंगल पार्टी. क्या है ये? डेमोक्रेसी का ट्रू फीचर है. देयर इज एन इक्वल राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, जो भारत में दिया जाता है. भारत में तो कोई भी व्यक्ति अपनी पार्टी बनाकर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ लेता है, वो जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को निर्दलीय उम्मीदवार. ना भाजपा से, ना आप पार्टी से, ना कांग्रेस से. मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, मेरा जो चुनाव चिन्ह होगा वो होगा झाड़ू, और बाद में वो पार्टी दिल्ली में सरकार बना लेती है. तो ये ट्रू फीचर है डेमोक्रेसी का, और इसका लाइव एग्जांपल भी हमने भी देखा कि जिस तरीके से आप पार्टी दिल्ली में सरकार बना गई, एक नई पार्टी, तो तभी तो फ्लरिश हो रही है डेमोक्रेसी, तभी तो डेमोक्रेसी को कहा जा रहा है लोकतंत्र. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. अब ये तो बात थी फेडरलिज्म, तो कॉन्सेप्ट फेडरलिज्म का बहुत क्लियर है. नाउ इंडियन फेडरलिज्म कैसे डेवलप हुआ? मेरे देश की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ग्लोरीफाइड भी है. इंडियन फेडरलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम फेडरलेशन, फेडरल कॉन्सेप्ट. क्यों है? इंडियन फेडरलिज्म का जो एक बनावट है वो बनी है आजादी के बाद. आजादी हमें मिली ब्रिटिशर्स से. जब ब्रिटिशर्स गए तो देयर इज अ डिफरेंट प्रोविंस इन इंडिया. बहुत सारे राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किए जाने वाले रीजन थे, लाइक राजपुताना इन राजस्थान, नवाब्स इन हैदराबाद एंड जूनागढ़ एंड अवध एंड इन बंगाल, एंड देयर इज इंडिपेंडेंट रीजन्स व्हिच वाज अर्लियर, जो कि पहले ब्रिटिशर्स द्वारा चलाई जाती थी, अब छूट गई, तो अब कौन उसको लीड करेगा? तो जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया एक अलग थलग देश बन गया. वापस कोई दूसरी कंट्री हम पर हमला करके किसी रीजन को ऑक्यूपाइड ना कर ले, इसलिए भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारी नई सरकार बनने वाली थी अंडर अंडर जवाहरलाल नेहरू जी, तो नेहरू जी के साथ होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. उन्होंने ये निश्चित किया कि भारत के किसी भी रीजन को इंडिपेंडेंट ना छोड़ा जाए, वो एक कंप्लीट कंट्री के फॉर्म में हो. चाहे कोई भारत में रहना चाहे, लेकिन अगर भारत के बीच का कोई हिस्सा है वो ये कह देगा कि नहीं मैं तो भारत में नहीं आना चाहता. जैसे हैदराबाद कहाँ था? बिल्कुल सेंटर ऑफ डेक्कन के बिल्कुल सेंट्रल में, और वो ये कह रहा है कि नहीं हम इंडिया में नहीं रहेंगे, हम किसी और इंडिपेंडेंट रीजन बनेंगे. तो कैसे इंडिया की बॉर्डर सुनिश्चित होती? कैसे इंडिया को एक कंप्लीट स्ट्रॉन्ग कंट्री के रूप में फॉर्मेशन मिलता? तो हमने फेडरेशन का सिस्टम तो लिया है, हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन हमने एक ऐसा यूनियन बनाया है, एक मजबूत यूनियन बनाया है जिसमें सभी रीजन्स इंडिपेंडेंट अपना काम करें, लेकिन रहें वो भारतवर्ष में, एक देश में जिसको कहेंगे भारत. नाउ इंडियन फेडरलिज्म, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट भी है जो रूल करेगी किसको? इंडिया को. देन इस इंडिया के अंदर जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट, जो हम बात करें, या सबऑर्डिनेट प्रॉपरली नहीं कह सकते, जो दूसरे राज्य होंगे जो बनाए गए बाद में आजादी के बाद, उनमें स्टेट गवर्नमेंट्स होगी. स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हमने एक और नया कॉन्सेप्ट दिया, भारतीय फेडरलिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, थर्ड लेवल ऑफ फेडरलिज्म. ये फर्स्ट लेवल हो गया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेकंड लेवल हो गया हमारा, और थर्ड लेवल आया पंचायती राज, थर्ड लेवल ऑफ लोकल गवर्नमेंट. गांव में और शहरों की और गांव की व्यवस्थाओं को चलाने के लिए पंचायती राज सिस्टम डेवलप किया गया और म्युनिसिपैलिटीज किया गया. ऑल्दो पंचायती राज पहले भी आजादी के बाद भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन तब वो एक कानून के तहत हुआ था. संविधान में जब उसको जगह मिली, कॉन्स्टिट्यूशन में जब इन दोनों बॉडीज को जगह मिली, वो 1992 में जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया, उसके ऊपर चलेंगे हम, और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया, तब इनको पावरफुल मिला. बट ये इंडियन फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, भारतीय फेडरलिज्म का एक स्ट्रक्चर है, और इसी भारतीय फेडरलिज्म के स्ट्रक्चर को हम आगे समझते हैं. ठीक है, तो इंडिया इज बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट्स, एंड द लेवल 2 जिसके अंदर 2 लेवल्स है, दैट इज
level central government and state government, and level 3 is basically related to local self government, पंचायती राज, जिसे हम डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन बॉडीज को अपने लिए खुद रूल बनाने के लिए, अपने राज्यों को, अपने गाँव को, अपने शहरों को बनाने के लिए, बेसिक सुविधाएं बनाने के लिए, रोड, पानी, बिजली, एजुकेशन से रिलेटेड चीजों के लिए इंडिपेंडेंसी दी गई। नाउ अब बात करते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स बेसिकली क्या है, या एक फेडरल कंट्री के फीचर्स क्या होते हैं। हम ये भी देखेंगे कि फेडरलिज्म की हिस्ट्री कहां से शुरू हुई, बट इंडियन फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं, या किसी भी कंट्री की जो ये कहती है कि वी आर अ फेडरल सिस्टम, उसके बेसिकली क्या फीचर्स होते हैं। चलिए, तो देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहला ये क्वेश्चन एनटीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बोर्ड्स में भी ये पूछा जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स, क्या प्रमुख वो फीचर्स हैं, क्या प्रमुख ऐसे बिंदु हैं जो फेडरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, या कोई कंट्री अगर कहती है कि हम फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं तो उसके लिए जाने जाते हैं। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सबसे बेसिक डिस्कस कर चुके हैं हम। ईच लेवल हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, हर लेवल पे एक अपना न्याय क्षेत्र है, यानी अगर कोई भी चीज उस रीजन में हुआ तो उसके लिए हमने न्याय व्यवस्था की है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए, हाई कोर्ट्स राज्यों के लिए, सेशन कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, यानी आपने देखा होगा, अगर आप छोटे शहर में रहते हो या आप छोटे कस्बे में रहते हो तो वहां से लिखा होता है सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, या मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय होता है क्रिमिनल कोर्ट। तो जहां पर छोटे मोटे, जैसे कि भाई जयपुर के अंदर है तो सही बेंच हाई कोर्ट की, लेकिन जो बीकानेर है वहां पर भी एक कोर्ट होगा, कचहरी होगा, जो वहां के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करेगी, चाहे क्रिमिनल इश्यूज हैं, चाहे वो सिविल इश्यूज हैं, चाहे वो मैरिज के इश्यूज हैं, चाहे वो अडॉप्शन के इश्यूज हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी के इश्यूज हैं। तो न्याय क्षेत्र सेपरेट होगा। हाँ, छोटे न्याय क्षेत्र में अगर कोई हाई कोर्ट में हारता है तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। नाउ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट एम्पावर विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। जैसा मैंने कहा, द पावर्स गिवन इन फेडरलिज्म इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन होती है पावर की, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर क्या है, और पंचायती राज की पावर क्या है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। पंचायती राज बाद में इंक्लूड किया गया। रिमेंबर, आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस देयर इज ओनली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। नाउ फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी संविधान में बदलाव, कोई भी नया कानून, जैसे आपने जीएसटी देखा, या आप देख रहे हो कि आज किसान बिल के अंदर परिवर्तन चाहते हैं, यूनिलेटरली, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भले ही देश के लिए लॉ बना रही है पार्लियामेंट में बैठ के, बट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट एम्पावर टू चेंज द लॉज यूनिलेटरली, अपने मर्जी से नहीं कर सकती। जो कानून पूरे देश के लिए बना है उसमें स्टेट गवर्नमेंट से आस्क किया जाता है क्वेश्चन, हालांकि इसका प्रोसेस ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई कानून इंडिया के लिए बनाया जा रहा है, तो अगर ऐसा कानून है जिसका इंपैक्ट पूरे इंडिया में है, तो उसके अंदर 50% ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया शुड एग्री ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ, तभी वो लॉ फॉर्मुलेट होगा, तभी वो लॉ बनेगा। ठीक है, जैसे अभी किसान बिल का या फूड वाला जो बिल है, हमारा फूड सिक्योरिटी का जो बिल है, उसका विरोध हो रहा है पंजाब हरियाणा में। जो स्टेट्स कर रहे हैं कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए 29 जो हमारे स्टेट्स हैं उसमें से अगर बाकी हाफ ऑफ द स्टेट्स रेक्टिफाइड दैट बिल, तो वो बिल जो है कानून बनेगा। बट कहने का मतलब क्या है, यूनिलेटरली मतलब अकेले अपनी इच्छा से सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती कि सारे कानून बदल दिए। यूनिलेटरली, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूनिटरी में होता है, फेडरल में नहीं। नेक्स्ट, सेपरेट पावर टू इंटरप्रेट द लॉज, सेपरेट जुडिशरी, जैसा मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करेंगे सबसे पहले देश के लिए तो क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट, देन उसके बाद हो गया आपका हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आपके हो गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है, लाइक कोटा हो गया, बीकानेर हो गया, मैंगलोर हो गया, या आप जाएंगे तो गुवाहाटी हो गया, गुवाहाटी तो खैर हाई कोर्ट की जगह असम में, या पंजाब में जाएंगे जलंधर, पटियाला, हर एक जगह पर न्याय व्यवस्था है। क्लियर। नाउ सेपरेट जुडिशरी, पावर टू इंटरप्रेट द लॉज, पावर या लॉज ऐसे बनाए गए जो कि सही नहीं है तो उनको चेंज करने के लिए जुडिशरी इनिशिएट ले सकती है। तो फेडरलिज्म में एक बहुत ब्रॉड एक फीचर है किसी भी कंट्री को रूल करने का, या किसी कंट्री के अंदर लॉ मेकिंग का जो प्रोसीजर है उसको बेंड करने का। क्लियर। एंड तो ये थे कुछ फीचर्स फेडरलिज्म के। फिनेंस की आगे बात करेंगे, टैक्सेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, रेवेन्यू। तो हर स्टेट के पास पावर है उसके स्टेट में जो चीज डेवलप हो रही है या बन रही है, या किसान कोई खेती कर रहा है उस पर टैक्स लगा के उससे रेवेन्यू जनरेट करने का। क्लियर। तो टैक्सेशन, फिनेंस भी एक ऑटोनॉमी देता है राज्य सरकार। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तो वैट लगता था, वैट
आज भी कंप्यूट होता है। उसके पहले टैक्सेस होते थे, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। कई बार टैक्स जो है, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी हो गया, वो एक केंद्र सरकार का उसको ज़्यादा शेयर जाता है। लेकिन जैसे कुछ और जो फीस जो प्रोडक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें अगर अल्कोहल की, तो शराब जो है इस पे राज्य सरकार भी टैक्सेशन में शेयर करती है, केंद्र सरकार भी करती है। यानी कोई भी ऐसा टैक्स, दोनों का बंटवारा दोनों को जाता है। ठीक है, तो फिनेंस जो है एक ऐसा फील्ड है जो फेडरलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्टेट और सेंट्रल की रेवेन्यू का। नाउ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फेडरलिज्म क्या हो गया? अगर हम ओवरऑल देखें कि जो कंट्रीज फेडरलिज्म को फॉलो कर रही हैं, उसका सबसे बेसिक मोड ये है कि हम हमारे यहाँ शांति से अपना देश चलाएं। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा अगर आप बात करें, देयर इज अ वेरी वेरी डिफरेंट कल्चर, डाइवर्स पीपल, डाइवर्स सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, देन एनी कंट्री शुड फॉलो फेडरलिज्म टू प्रमोट रीजनल डाइवर्सिटी। ये कीवर्ड यूज करना है कहाँ? बोर्ड के लिए जब आंसर लिखना हो ना, तो रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करो। रीजनल यानी कि क्षेत्रों की जो बेसिकली उनकी जो अपनी कल्चर है उसको प्रमोट करें, उन्हीं के हिसाब से काम करें, इंटरफेरेंस ना करें। क्लियर? देन डाइवर्सिटी विद म्यूचुअल ट्रस्ट, प्लस आपस में म्यूचुअल ट्रस्ट बना के रखें, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, एक डेवलप्ड कंट्री बने। तो ये फेडरलिज्म का कोर ऑब्जेक्टिव आता है। नाउ अब बात करते हैं आगे। ये फेडरलिज्म की हिस्ट्री शुरू कहां से हुई? कि सर ठीक है, आपने इतना सारा बता दिया, फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म ऐसे शुरू हुआ, ये फीचर है, पर ये तो बताओ सर कि फेडरलिज्म शुरू कहां से हुआ, कौन सी कंट्रीज है जिन्होंने फेडरलिज्म फॉलो किया? आपको पता भी होगा बहुत सारों को कि हमारे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो एक डायग्राम दिखाया था, केवल 25 कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच इज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आर फॉलोइंग दिस सिस्टम, बट ये सिस्टम डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। तो अब अगर डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहा है तो कैसे ये शुरुआत हुई? दो पैटर्न होते हैं, इसको याद रखना बहुत शॉर्ट में, क्योंकि सीधे बोर्ड में भी लिख सकते हो, सीधे एनटीएससी पे क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर बेस, देखेंगे क्वेश्चन हम। तो होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, यानी दो पैटर्न है, मैं इसीलिए बीच में खड़ा हूं। एक है होल्डिंग टुगेदर, एक है कमिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर मतलब जब स्टेट्स भले ही अपने विल से ना आए हों, या इंडिपेंडेंट रीजन्स भले ही अपनी विल से ना आए हों, लेकिन वो एक साथ हैं ताकि वो अपनी जो सिक्योरिटी है उसको प्रमोट कर सकें, अपनी रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकें और अपने एरिया में इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकें। कमिंग टुगेदर, छोटे छोटे सब यूनिट्स, जो आज की बात नहीं कर रहे हैं, 19th सेंचुरी या 18th सेंचुरी की बात करें, जो छोटे रीजन्स हैं, छोटे वहाँ पॉपुलेशन है, कई बार उनको बाहरी आक्रमणों से खतरा हुआ, या दूसरे इंपीरियलिज्म के दौरान में जब यूरोप से बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज यूरोपियन कंट्रीज ने बनाई, उस चीज़ से बचने के लिए जब इंडिपेंडेंट रीजन्स ने, चाहे हम अमेरिका की बात करें या कनाडा की बात करें, अपने आप को पूल कर एक बड़ी कंट्री का रूप दिया, जहां स्टेट्स ने ये इनिशिएट किया, उसे कहा जाता है कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर, अब देखो समझोगे कैसे इसको, कमिंग टुगेदर को। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाम में क्या रखा है? बार बार बोल रहा हूं ना, नाम में यही रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका नहीं है, वो यूनाइटेड है, वो यूनाइटेड स्टेट्स, राज्यों का एक संयुक्त, जो एक कंट्री का फॉर्म लिया है। क्या लिखते हैं हम? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त, ठीक है ना। संयुक्त मतलब ऐसा एक कंट्री जो छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर बनाया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका हिंदी में अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका नहीं बोलते, अमेरिका इज इंग्लिश, ठीक है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, तो अगर इसको इंग्लिश में करूं तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिया है। इंडिया में हम आज़ाद हुए तो हमारी हालत बहुत ख़राब थी, हम बिल्कुल बिखरे हुए थे, दंगों ने हमें पूरे तरीके से ख़त्म किया हुआ था, हिंदू मुस्लिम जो रेट्स हुए थे उसकी वजह से हम पूरे परेशान थे। इसके बाद रीजनल डाइवर्सिटी इतनी थी कि कुछ राजपूत किंग्स थे, कुछ हम बात करें जाट किंग्स थे, कुछ हम बात करें नवाब्स थे, तो कोई भी मिलना नहीं चाहता था। यानी देश को अगर उस समय छोड़ दिया जाता आज़ादी के बाद भी ब्रिटिशर्स द्वारा, तो देश के और बहुत सारे टुकड़े हो सकते थे। तो कुछ महानुभाव जो हमारे देश में उस समय थे, जिनका एक विजन था कि भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए, एक इंडिपेंडेंट, एक स्ट्रेटन कंट्री करने के लिए इन राज्यों का अमलगम जरूरी है, और उसका इनिशिएटिव लिया श्री आदरणीय लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। और स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया 1956 तक, भारत के सभी इंडिपेंडेंट रीजन्स को मर्ज कर लिया गया था 7 से 8 साल के अंदर। कुछ स्टेट्स को इंडिपेंडेंसी दी गई, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए कल्चर बेसिस पे, या बात करें नागालैंड के लिए या उत्तराखंड के कल्चर के बेसिस पे उनको कुछ अलग प्रावधान बनाए गए, बट इन सभी को एक इंडियन टेरिटरी, एक कंबाइंड इंडियन यूनियन में रहना होगा, और इनके पास ये अधिकार नहीं है कि ये बाहर निकल पाए इन फ्यूचर कभी भी। ये अग्रीमेंट डिफरेंट करता है अमेरिकी सिस्टम को भारत सिस्टम से। अमेरिका सिस्टम में डिस्ट्रक्टेबल, इट इज बेसिकली अमलगमेशन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स, यानी जो पहले टूटे हुए थे वो कर सकते हैं। अमेरिका में स्टेट्स पूरी तरीके से पावरफुल हैं, प्रेसिडेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता उनकी कार में, क्योंकि प्रेसिडेंट वहाँ पर
एक्चुअल हेड होता है कंट्री का। प्रेसिडेंट नेशनल लॉज बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए स्टेट गवर्नमेंट के लॉज बनाएंगी। वहाँ पर डुअल सिटीजनशिप होती है, दोहरी नागरिकता होती है, राज्य सरकार का भी नागरिक है अमेरिकी व्यक्ति और केंद्र सरकार का भी, जबकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप होती है। यू आर ओनली एन इंडियन, यू आर नॉट बेसिकली, आप अपने आप को कह सकते हो कि मैं राजस्थानी हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं ये हूँ, मैं मलयाली हूँ, बट योर सोल आइडेंटिटी इन अ वर्ल्ड इज यू आर एन इंडियन सिटीजन, आप एक इंडियन नागरिक हो। वो हमारी यूनिटी को प्रेजेंट करता है। क्लियर? तो होल्डिंग टुगेदर एंड फेडरलिज्म, अभी इतना अच्छे से बताया है तो अब इसको समझ भी लेते हैं। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, एनटीसी स्टेज 1 का क्वेश्चन, वो कंट्रीज हैं जिन्होंने इसी माध्यम को आगे बढ़ाया। बहुत सारे रीजन्स जो हैं अपने आप पूल हुए, पूलिंग की, अपनी सोवरेनिटी, अपनी स्वतंत्रता को एकजुट किया और एक बड़े कंट्री के फॉर्म में लेके आए। नाउ द रूट involves the independent states coming together and on their own and form bigger unit that by pooling their sovereignty, अपनी आज़ादी को बचाने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी वाइज प्रमोट करने के लिए इस सिस्टम को गए। द बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर टोटली इंडिपेंडेंट, टोटल मतलब कोई इंटरफेरेंस होगा ही नहीं एक दूसरे काम में। क्लियर डिफरेंस? नाउ इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, बेल्जियम मॉडल, ये हमारे फेडरेशन को दिखाता है कि इंडिया, बेल्जियम एंड स्पेन, अ लार्ज कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, आप हमारे साथ आओ, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आप हमारे भारतवर्ष में जुड़कर हमारी टेरिटरी को और स्ट्रॉन्ग करो, और इसके लिए हम आपको इंडिपेंडेंस देंगे कि आप अपने एरिया में किसी भी तरीके से लॉ मेकिंग करो, काम करो, इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा। क्योंकि आज़ादी के समय ये करना ज़रूरी था, उस समय बहुत सारे रीजन्स की बात मानी गई। यही कारण था कि जम्मू कश्मीर को उस समय स्पेशल राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके लिए जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह जी ने, जो हिंदू रूलर थे उस समय, पॉपुलेशन मेजॉरिटी जो थी वो मुस्लिम थी और रूलर जो थे वो हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह जी, तो उन्होंने यही बात को प्रेशर किया कि पाकिस्तान में ना मिलके मैं हिंदुस्तान में मिलना चाहूँगा और अपने आप को हिंदुस्तान में रखना चाहूँगा, लेकिन मेरी प्रजा जो है या जो मेरा राज्य जो है उसमें बहुत बाहुलता है, बहुत डिफरेंस है डाइवर्सिटी का, तो हमें आप हमारा अलग से सेपरेशन दो काम करने के लिए, तो हम अपना हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ द रीज़न कि आर्टिकल जो हम बात करते हैं 370 जो हटाया गया, वो अब जो हटाया गया उसका कारण ये है कि उस समय के अकॉर्डिंग हमने उन चीज़ों को माना और आज किया। आज उनकी नीड हमें कम लग रही, तो आज उस रीजन को डेवलप करने के लिए जो भी डिसीजन लिया गया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट जब इंडिया के स्टेट्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, रीऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, तब बहुत सारे स्टेट्स को इंडिपेंडेंसी दी गई थी। ट्राइबल एरियाज, SC ST एरियाज में, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में, वहाँ का जो सिस्टम है वो कल्चरल ट्राइबल सिस्टम से ही चले, उसकी भी इंडिपेंडेंस दी गई। आर्टिकल 371 कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है इन्हीं स्टेट से। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमने इसीलिए उनको वो एक ऑप्शन दिया है कि वो अपने स्फेयर में इंडिपेंडेंट है, ताकि हमारी जो सोवर्निटी है, स्वतंत्रता है, उसको पूल किया जा सके, उसको मेंटेन रखा जा सके, भारत वापस से डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स ना बन जाए, भारत फिर से एक डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स का फॉर्मेशन ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान रखा जाए। क्लियर? तो इंडिया इज नॉट अ फॉर्मेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स अगेन, बट अमेरिका इज अ फॉर्मेशन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। ठीक है, नाउ इन दिस फॉर्म ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट देश को चलाने के लिए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, या किसी राज्य में जब सरकार ना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ रूल करती है। तो समटाइम्स देयर इज अ अपर लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन फेडरलिज्म, एंड इन इंडियन फेडरलिज्म के अंदर अगर बात करें तो ज़्यादा उसको हम मानते हैं। अब देखो, जो हमने बात की थी, जब ब्रिटिशर्स ने इस मैप को ड्रॉ किया, इंडिया के पॉलिटिकल मैप को, एट दैट टाइम ब्रिटिशर्स गवर्न द कंट्री। ब्रिटिशर्स या जो जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी तो पहले थी, उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंदर हम सीधे सीधे रूल कर रहे थे, महारानी विक्टोरिया भारत को चला रही थी। तो जब वो गए, यानी 1947 के बाद जब वो गए, तो कुछ इस तरीके से भारत का मैप छोड़ गए थे। ठीक है, यानी हमारे पास लगभग पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक हमारी बाउंड्रीज थी, कश्मीर में हमारी बाउंड्री ऊपर तजाकिस्तान को छूती थी, या जिनजियांग जो प्रोविंस मैंने बताया चाइना का, वो जिनजियांग प्रोविंस, ये प्रोविंस है। ठीक है, उसी तरीके से अरुणाचल, म्यांमार, लगभग लगभग सब हमारे पास था। ये हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था कि श्रीलंका 1948 में सिलोन जिसको बोला जाता था, वो इंडिपेंडेंट हुआ था। तो आप देख सकते हो राजपुताना एजेंसीज, देन आप देखोगे हैदराबाद एक इंडिपेंडेंट रीजन था, नवाब के द्वारा रूल किया जाता था। देन यूनाइटेड प्रोविंस अवध, देन बंगाल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बेसिकली मध्य भारत राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किया जाता था। तो कैसे हम एक ऐसी कंट्री के उस भविष्य पे छोड़ दें कि ये लोग अपने आप अपनी विल से, लाइक जैसे अमेरिका में हुआ कि अपनी विल से आके कंट्री बना देते। तो जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनी थी हमारी आज़ादी के बाद, उसने स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, यानी राज्यों के फॉर्मेशन का काम किया। ये क्वेश्चन एनटीसी स्टेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में ये कंप्लीट हुआ। फजल अली कमीशन इसको बोला जाता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, फजल अली कमीशन, जिन्होंने इस जो फजल अली जिसके
इस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की कमेटी के जो हेड चेयर थे उनके अंदर इस काम को करवाया गया बाय ऑनरेबल आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। तो इस तरीके से अगर मान लो भारत को छोड़ दिया जाता, आज तो हमारे पास बहुत सारा इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा कंट्री का जो अगर आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी अगर नेशन है उसको कैसे विल पे छोड़ दिया जाता लोगों की, ठीक है। तो एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया फेस अ प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट डिसइंटीग्रेटेड यूनिट्स, जैसा मैंने बताया, ऑफ प्रोविंशियल यूनिट्स रूल्ड बाय किंग्स, नवाब्स एंड इंडिपेंडेंट रीजन्स। टू सिक्योर इंडिया फ्रॉम फर्दर फॉरेन अटैक, वापस कोई बड़ी कंट्री हम पर अटैक ना कर दे या कोई दूसरे लोग हमारे हिस्सों को पर कब्जा ना कर ले, हमें फिर वॉर में ना जाना पड़े, इसलिए वी फॉर्म अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। एंड रिमेंबर, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हमारे अलग अलग जो प्रांत हैं, देश हैं, हमारे अलग अलग राज्य जो हैं जिनके अंदर बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है, उनकी हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है, उनके इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी डिफरेंट है, उनका एक यूनियन है हमारी कंट्री टू प्रमोट इंटीग्रिटी एंड डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने की बात जो हम कर रहे थे, ठीक है। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। फेडरलिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में कहीं यूज नहीं हुआ है। जो हमारी प्रियम्बल है, जो हमारे संविधान की जो एक स्टार्टिंग, जो एक हमारी जो इंट्रोडक्टरी पोर्शन जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें लिखा है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं उस फॉर्मेशन की जिस फॉर्मेशन में हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पता चलेगा कि भारतीय फेडरलिज्म में देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर। फेडरलिज्म का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर्स सेपरेटेड दी हुई हैं, इसीलिए तो फेडरलिज्म बोल रहे हैं। क्यों यही कह रहे हैं यूनिटी? वाई देयर इज नॉट अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? दैट इज डिपेंड ऑन दिस सिस्टम। संविधान में, इन कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर अंडर द 3 लिस्ट। जैसा कि नाम से पता है, यूनियन लिस्ट, इट बेसिकली डिफाइंस द पावर ऑफ लॉ मेकिंग रिलेटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार जिन क्षेत्रों पर काम कर कर कानून बनाएगी, वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो मेंशन है यूनियन लिस्ट में। जब यूनियन लिस्ट बनाई गई थी, अभी करंट में 99 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, 96 हो गए, रिड्यूस हो गए, 99 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर, सब्जेक्ट्स मतलब सिंपल कि जैसे कि मान लो सोलर व्हीकल, यूरेनियम यानी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, डिफेंस के ऊपर कानून बनाना, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे कानून बनाना, ऐसे मुख्य इंपॉर्टेंट फील्ड देश के लिए जिस पे कानून बनाने का सोल राइट यूनियन गवर्नमेंट को ही है, केंद्र सरकार को ही है। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि एट समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट इज सो पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अपर हैंड रहता है, ठीक है। नाउ जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, देश में क्या करेंसी चलेगी, वो उसका पूरा जो एक मॉनिटरिंग है या जो पावर है, सर्कुलेशन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। याद रखना, एनटीसी स्टेज 1 में क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल कि इनमें से विच सब्जेक्ट इज मेंशन इन विच लिस्ट, लाइक आपको दे देंगे करेंसी तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे राज्य सरकारें अपने यहाँ कानून बना सकती है। लाइक एजुकेशन तो वैसे कॉन्करेंट में है। जैसे फॉरेस्ट, कोई राज्य अपने यहाँ सेंचुरी बनाना चाहता है किसी जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना सकता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर ले सकता है। महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए अपनी तरीके की स्कीम्स चला सकता है। वहाँ के नेचर को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने प्रयोजन कर सकता है, कानून बना सकता है, वाइल्ड लाइफ एक्ट बना सकता है। बहुत बड़ा एक दायरा इसका है, ठीक है। जैसे कि पुलिस, मैंने एग्जांपल दिया था, वाइट ड्रेस, हार्ले डेविडसन ऑफ गुजरात की जो पुलिस है हार्ले डेविडसन यूज़ करती है। राजस्थान में महिंद्रा थार जीप यूज़ होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में टाटा सफारी यूज़ होती है पुलिस के लिए। और दुबई में जैसा मैंने बताया बुगैटी वेरॉन और मर्सिडीज बेंज यूज़ की जाती है पकड़ने के लिए। पॉपुलेशन कम है यार, ऐसे मत सोचना भारत नहीं रह सकता, रखने में तो भारत भी रह सकता है, लेकिन भारत इतना बड़ा देश है कि हम कहाँ हमारे चोर के पीछे भागेंगे मर्सिडीज बेंज से। वो मालूम चला कि वो पुलिस की मर्सिडीज बेंज ही चुरा के ले गया, ठीक है। चलिए जोक्स अपार्ट, तो पुलिस, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, अपने राज्य के अंदर इरिगेशन, सिंचाई व्यवस्था किसानों के लिए, या एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई व्यवस्था है, या कॉमर्स से जुड़ी हुई व्यवस्था। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, लास्ट जो है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट, इसके अंदर भी कुछ 42 सब्जेक्ट्स हैं। इसको वेरी कर लीजिएगा क्योंकि ये चेंज हुए हैं रिसेंटली, पहले 96, 69 और 38 था, अब ये चेंज होके कुछ सब्जेक्ट्स केंद्र से, यूनियन से केंद्र में, स्टेट में आ चुके हैं। अब पहले यूनियन में थे ज़्यादा, तो अब यूनियन में थोड़े से कम हुए हैं, स्टेट्स के बढ़ गए हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट यानी ऐसे जिसपे दोनों सरकार कानून बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि एजुकेशन, ठीक है, अडॉप्शन, मैरिज, यूनियंस, तो फैक्ट्री में जो काम करने वाले यूनियंस हैं, एंड फॉरेस्ट, राज्यों के
या जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा कोई कानून आ गया, मान लो कि आने वाले समय में रोबोटिक्स एक बहुत बड़ा फील्ड है, उस पर कानून बनाना है, तो वो सब्जेक्ट तो इनमें मेंशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो तब मेंशन किए गए थे जब संविधान बना था, आज से 50-60 साल पहले। तो ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई कानून अगर बनाना पड़ जाए जो आज से आने वाले समय के लिए जरूरी है, लाइक ड्राइवरलेस कार हार्मफुल हो सकती है, आपने चला दिया रोड पे, किसी को उड़ा दिया, तो कानून कहाँ है उसके ऊपर? कंपनी तो बोल देगी कि हमने तो ऐसा कोई कानून ही नहीं कि ड्राइवरलेस कार अगर रोड पे चले, उड़ा दिया, तो अब उसका जो न्याय क्षेत्र है वो क्या होगा? यानी रोबोटिक्स, जो कि घातक भी हो सकते हैं, हेल्पफुल भी हो सकते हैं, या सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जितनी भी आने वाली नई तकनीक है, उससे जुड़ा हुआ कानून अगर बनाना है तो कौन बनाएगा? तो ऐसा अगर कोई लॉ है जो कि प्रीवियसली इन तीनों में नहीं है, ऐसा कोई फील्ड है जो प्रीवियसली इन तीनों में नहीं है, इट इज नोन एज रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स, रेसिड्यूरी लिस्ट। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही सोल पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट के ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसमें लॉ बनाती है। इवन कॉन्करेंट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एन अपर हैंड टू फॉर्मुलेशन ऑफ द लॉज। क्लियर? नाउ तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेज 2 के लिए। नाउ हाउ इट इज प्रैक्टिस इन इंडिया, लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी। अब अगेन, भारत जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स का मैप हमने देखा था, उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि बहुत सारे अलग अलग डाइवर्स जो रीजन है, किसी एक रीजन में मलयाली बोलने वाला रहता है, तेलुगु बोलने वाला रहता है, किसी एक रीजन में पंजाबी भी बोलने वाला रहता है, राजस्थानी बोलने वाला भी रहता है। तो किस बेसिस पे इनको अलग किया जाए, क्या डिमांड हो रही है? अगर आप रिकॉल करो नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में प्रॉब्लम यही थी, जर्मनी में, इटली में या फ्रांस के अंदर, कि जो लैंग्वेज लिंग्विस्टिक डिफरेंस था वो सबसे मेजर था, कि मैं तो जर्मन बोलता हूँ, मैं फ्रांस में क्या करूँगा रह के, मेरे तो सारे जर्मन भाई जर्मनी में है। क्लियर? सिमिलरली इंडिया में भी सबसे पहला जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हुआ वो हुआ बेसिकली एक तो लैंग्वेज के बेस पे, एक हुआ आपके रीजनल डाइवर्सिटी, मतलब मैं चेहरे मोहरे से बिल्कुल डिफरेंट हूँ, मेरा कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, पहाड़ों में रहता हूँ या नागालैंड में रहता हूँ, तो मुझे थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए अपने हिसाब से रहने की, मुझे ऐसी जगह मर्ज ना किया जाए जहाँ मैं, जो मेरा नेटिव प्लेस ही नहीं है। तो लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ स्टेट वॉज द फर्स्ट पैटर्न ऑफ डेवलपिंग स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पहला जो पैटर्न था वो यही था। क्लियर? अब आप यहाँ एक चीज़ समझ सकते हैं कि द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द डिफरेंस बेस्ड ऑन द कल्चर, एथेंसिटी और ज्योग्राफी, दिस इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। पहाड़ी एरियाओं को पहले अलग किया गया, उन्हें अलग से बनाया गया, उनके लिए अलग प्रोविजन बनाया गया, क्योंकि रिमोटेस्ट पॉइंट पे थे। भाई आज आप नैनीताल घूम सकते हो, आप मसूरी घूम सकते हो, झारखंड में आप पालामू प्लेट्यू तक घूम सकते हो, लेकिन क्या आज के 60 साल पहले एक्सेसिबिलिटी थी उन रीजन्स की? नहीं, ना रोड डेवलप्स होंगे, ना रेलवेज होगा, ना प्लेन्स, ना एयरपोर्ट्स होंगे, तो उस समय तो बहुत एक्सट्रीमिस्ट एंड रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया को एक्सेस करना भी बहुत मुश्किल रहा होगा। तो उस केस में हम ये देख रहे हैं कि एंड दैट पॉइंट ऑफ नोट, इनको थोड़ा इंडिपेंडेंसी दो, इनके अकॉर्डिंग बनाओ। उसके बाद जो सबसे पहला स्टार्टअप हुआ ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, आंध्र प्रदेश वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी। आपको पता है 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास एंड यूनाइटेड प्रोविंस। 4 बड़े प्रोविंस थे जो ब्रिटिशर्स रूल करते थे। जब वो गए तो मद्रास में तमिल और तेलुगु बोलने वालों के बीच में जो है वायलेंस, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, रिकॉल करो पावर शेयरिंग, वो होने लगा। और सबसे पहले तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए आंध्र प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बना जो लैंग्वेज के बेस पे अलग हुआ। लेकिन जब आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल सेट हो गया तो ये चीज़ आने लगी कि भाई हमें भी हमारे लैंग्वेज के ऊपर स्टेट दो। और आज भी मैं आपको बताऊं, आज भी ये चीज़ डिमांड में है। आपको अगर पता हो या नॉलेज हो, सौराष्ट्र, सौराष्ट्र जो है ये कहा जाता है राजकोट वाले एरिया को, गुजरात के 2 हिस्से, यानी गुजरात का एक वो हिस्सा जो कच्छ के क्षेत्र से डोमिनेटेड है और एक जो राजकोट से डोमिनेटेड है। तो एक रीजन को कहते हैं काठियावाड़ी, एक रीजन को कहते हैं सौराष्ट्र, गुजरात। तो वो सौराष्ट्र का उनका अलग से डिमांड है कि हमें सौराष्ट्र रीजन दो। इवन दिस प्रॉब्लम हैज ऑल्सो इन महाराष्ट्र ऑल्सो। महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र का अगर आप मैप देखोगे तो महाराष्ट्र का जो मैप है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। ये जो रीजन है नागपुर वाली साइड है और ये रीजन बॉम्बे वाली साइड है। तो यहाँ पर भी जो विदर्भ एक अलग राज्य मांग होती है। नागपुर या नागपुर वाले साइड रहने वाले जो पर्सन है वो विदर्भ की मांग करते हैं। विदर्भ उसको बोला जाता है इन नेटिव लैंग्वेज इन महाराष्ट्र। विदर्भ इज अ रीजन, उनके लिए रीजन है। सौराष्ट्र इज अ रीजन, ठीक है। गुजरात में सौराष्ट्र, महाराष्ट्र में विदर्भ। और आपने रिसेंटली इसका एग्जाम्पल देखा है जो हो भी गया है, तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। तो जब लैंग्वेज पॉलिसी को अगर प्रमोट किया जाता उस समय, तो ये पॉसिबिलिटी थी, जो उस समय लीडर्स थे वो ये सोच रहे थे कि अगर हमने लैंग्वेज के आधार पर बांटा तो हो सकता है कोई रीजन बहुत बड़ा बन जाए और कोई बहुत छोटा बन जाए। बट एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट ओनली दिस इज द सॉल्यूशन टू प्रमोट डाइवर्सिटी। उस समय लोगों का दिल और लोगों के साथ समन्वय बनाने के लिए यही एक पॉइंट था कि ठीक है, आप उनकी डिमांड्स को फुलफिल करो, हम इसमें अप्रोप्रिएटली चेंजेस करेंगे समय के साथ।
तो उस समय रीजनल डाइवर्सिटी प्रमोट ही इसलिए हुई कि हमने लैंग्वेज को केटर किया। याद रखो, जैसे हमने सिन्हाला और तमिल में बात की थी कि आप जब तक सामने वाले की रीजनल डाइवर्सिटी, उसके कल्चर, उसके सोशल स्ट्रक्चर को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, उसको प्रमोट नहीं करोगे, वो आपके साथ जो है म्यूचुअल ट्रस्ट बना कर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो तेलुगु, रिसेंट असम में बोडोलैंड की मांग है। तो ये सब वो चीज़ें हैं जिनको हम देख रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ फेडरलिज्म। कुछ हद तक ये फेडरलिज्म के फेवर में भी गए लिंग्विस्टिक स्टेट्स की पॉलिसी को। लेकिन अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, मैं वापस आऊँगा। लैंग्वेज पॉलिसी, हिंदी को प्रमोट किया जाए। अब मान लो कि यहाँ फेडरलिज्म कंट्री, भारत एक बड़ी कंट्री हो गई, भारत में फेडरलिज्म में उन्होंने बोला कि नहीं, जैसे सिन्हाला ने किया था, सिन्हाली लैंग्वेज बोलो, तो हम कहते हैं कि हिंदी लैंग्वेज बोलो क्योंकि तुम हिंदुस्तान में रहते हो। तो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 40% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया कैन स्पीक हिंदी, बट जो बाकी रीजन्स हैं लाइक केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, देन हम बात करें नागालैंड, मिजोरम, दे हैव नॉट फ्लुएंसी इन हिंदी, तो वाई दे अडॉप्ट हिंदी एज देयर नेशनल लैंग्वेज। तो नेशनल लैंग्वेज का आइडिया खारिज किया गया, इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया कि चलो राजनीतिक कामों के लिए या जो राजपत्रित काम है उसके लिए हम हिंदी को यूज़ करेंगे। और इंग्लिश को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 1965 में आफ्टर ब्रिटिशर्स। ऐसा माना गया कि भाई हिंदी, इंग्लिश तो हमारी नेटिव लैंग्वेज है नहीं, तो इंग्लिश को तो बंद कर दो। बट इन साउथ इंडिया देयर इज अ टर्मोइल, साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट हुए क्योंकि सेकंड लैंग्वेज इज कम्युनिकेशन फॉर देम इज इंग्लिश। तो ये इस प्रोटेस्ट को देखते हुए या ऑल ओवर प्रोटेस्ट को देखते हुए हिंदी एंड इंग्लिश बोथ केप्ट एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता दी गई। रिमेंबर, इंडिया हैज़ नो नेशनल लैंग्वेज, हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, रीजनल डायलेक्ट्स हैं। और भारत में मैंने पहले भी बताया था पावर शेयरिंग में कि देयर इज सो मेनी डिफरेंस इन लैंग्वेजेस। अगर आप 50 किलोमीटर ट्रैवल करते हो किसी भी रीजन में, यू विल फाइंड डिफरेंट कल्चर, यू विल फाइंड डिफरेंट लैंग्वेज, यू विल फाइंड डिफरेंट पीपल एंड देयर लिविंग पैटर्न। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे भारत में हमने ऐसी 21 लैंग्वेजेस को, टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी, ऐसी टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं जिनको हम शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल्ड लैंग्वेज? तो ये जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ना, ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब है कि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, संविधान के द्वारा इन लैंग्वेजेस को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। और इन सभी लैंग्वेजेस का इतिहास लगभग 1500 से 2000 साल पुराना है। लाइक मैथिली बिहार में, बोडो इन असमीज, कश्मीरी इन जम्मू कश्मीर, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंधी, देन डोंगरी जो कि उत्तराखंड में बोली जाती है। ठीक है, देन हिंदी उसका पार्ट है। तो 8th शेड्यूल, ये रिमेंबर रखना, संविधान में 8th शेड्यूल में, ये एनटीसी स्टेज उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होना है, 8th शेड्यूल में ये मेंशन है कि इंडिया के अंदर 22 कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं। क्लियर? नाउ अब जब इंडियन इंडिपेंडेंट हो गया, हमने बात कर ली, स्टेट्स भी बन गए, स्टेट्स का फॉर्मेशन भी हो गया, स्टेट्स को रीजनल प्रमोशन भी मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि हमने फेडरेशन तो बना लिया, हमने सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का मॉडल तो बना लिया, लेकिन उस समय तक स्टेट गवर्नमेंट्स इतनी पावरफुल नहीं हुई थी या स्टेट्स में इतनी ऑटोनॉमी नहीं थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं थी कि वहाँ पर हर एक स्टेट में एक पार्टी फटाफट बन गई और स्टेट काम करने लगे हों। तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, हम सब जनरली पढ़ के आते हैं कि जो पहले जो हमारे 40 साल थे या आज़ादी से हमारे 40 साल का जो समय है, उसमें वन पार्टी डोमिनेशन रहा है, एक पार्टी का पावरफुल जो है रोल रहा है कंट्री को आगे ले जाने में, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो समटाइम्स इफ देयर इज अ वन पार्टी इज एबल टू रूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक वो काम कर रहे हैं, तो देयर इज अ सम पावर बैलेंस जो है उसको बोल रहे हैं वो नहीं रहेगा। वो अपने अकॉर्डिंग ये कोशिश करेगी कि जहां केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार हो। तो समटाइम्स किसी एक राज्य में अगर कोई सरकार दूसरी है तो वहाँ उस सरकार को गिराने की कोशिश की जाती है, जो आज भी की जाती है, जो हुआ है महाराष्ट्र में रिसेंटली, सॉरी कर्नाटका में हुआ है और अभी मध्य प्रदेश में भी हुआ है कि कांग्रेस की सरकार गिर के वापस किसकी बन गई, बीजेपी की। तो ये पॉलिटिकल जो एक कंपटीशन होता है ये हमेशा से रहा है, बट इसका डिस्ट्रक्शन या इसका नुकसान किसको होता है, उस कंट्री को होता है या उसके स्टेट्स को होता है। अब बहुत ईजी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने 2 सटायर लिए हैं, 2 कैरिकेचर लिए हैं कि आपको जब सरकार चलानी है तो आप दूसरी पार्टियों को मर्ज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, फला फला पर्सन फॉर पार्टी एंड देयर इज डिफरेंट पर्सन्स फॉर रीजन्स, जैसे कि दूसरे रीजन से आपको देखने में आ रहा होगा उत्तर प्रदेश, बंगाल, देन आप देखोगे कि अलग अलग रीजन से दिल्ली। तो आप कब एक होने की कोशिश करते हो, जब आपको या तो सरकार चलानी है या पावरफुल कंट्री के लिए केंद्र सरकार बनानी है। अगर एक ही कंट्री मेजॉरिटी रूल कर रही है केंद्र में और कुछ स्टेट्स में भी मेजॉरिटी में है, तो वो पावर वो सरकार, ये केंद्र सरकार की कोशिश करेगी कि बाकी स्टेट्स में भी हमें सरकार हो। तो कई बार वो पावर को ओवर यूज करते हैं सरकार गिराने के लिए।
तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो हैं फेडरलिज्म में, दुनिया में जहाँ भी हम बात करें, कई बार वो बैलेंस नहीं होते हैं। इंडिया में भी ये बैलेंस ऑफ पावर कब आया है? 1990 के बाद, जब क्षेत्रीय जो पार्टीज़ हैं वो डेवलप हुई। जैसे पंजाब में अकाली दल हुई है, तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हुई है, AIDMK अन्ना मुनेत्र द्रविड़ कम्युनिज्म, पूरा नाम सही नहीं बोला होगा मैंने, DMK, AIDMK, DMK, ये सब वो पार्टी हैं। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी, गुजरात में आप देखोगे तो गुजरात, राजस्थान और जो हमारा मध्य प्रदेश है यहाँ BJP और इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियाँ हमारे यहाँ डेवलप हुई है। आप बुक में देखोगे तो आपको मिलेगा। तो कई बार ये सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं ये तब तक इंडिपेंडेंट पावरफुल 1990 तक इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सिंगल पार्टी का डोमिनेशन था, ठीक है, और इसी का इफेक्ट स्टेट्स पे आ रहा था। जैसे इस कैरिकेचर में देख सकते हो, केरला, देन मद्रास, देन उड़ीसा, बंगाल, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स में इंदिरा गांधी जी के द्वारा चलाया गया, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी सुप्रीम पावरफुल हो गई थी, कई बार वो राज्यों में सरकार तक गिरा देती थी वहाँ के MLAs या MPs को अपने अंदर लेकर। तो ये हमें पता है कि सरकार, डेमोक्रेसी में सरकार गिरना एक बहुत कॉमन पैटर्न है अगर आपको सपोर्ट नहीं मिले। क्लियर? तो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस जो हैं ये तब तक कोऑपरेटिव नहीं हुए थे जब तक कि स्टेट पार्टीज जो हैं बेसिकली डोमिनेट नहीं हुई स्टेट्स में। नाउ जैसे कि यहाँ देख सकते हो एक और कैरिकेचर है, समाजवादी पार्टी, देन आप देखोगे जो हम कहते हैं बिहार की जो पार्टी RJD, देन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, सभी पार्टी AIADMK, सभी पार्टी जो है मिलकर अपना अपना जो है जिसको बोलते हैं ना उल्लू सीधा करना, अपनी कोई ना कोई रोल अपने राज्य में चाहना या केंद्र सरकार में चाहना, कोलिशन गवर्नमेंट बनाना, गठबंधन की सरकार, इसको हम क्या कहते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। गठबंधन की सरकार जो सबसे अनस्टेबल सरकार होती है, जिसको हमने पावर शेयरिंग में भी पढ़ा था, गठबंधन की सरकार। और कोलिशन गवर्नमेंट इज मोर अनस्टेबल, बट समटाइम कोलिशन गवर्नमेंट प्रमोट्स रीजनल डाइवर्सिटी, कि आपने किसी क्षेत्रीय सरकार के साथ, मान लो पंजाब में अकाली दल को BJP का सपोर्ट मिला, अभी जैसे हम बात करें, या INC का BJP को सपोर्ट मिला, तो मिलके सरकार बना ली। तो समटाइम्स इट प्रमोट्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म टर्म बोल रहा हूँ, दैट मीन्स कि फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए समटाइम इट इज यूजफुल इन कोलिशन गवर्नमेंट टू फॉर्म अ कोलिशन गवर्नमेंट, बट रिमेंबर कोलिशन गवर्नमेंट इज द मोस्ट अनसक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि डिसीजन मेकिंग स्लो होती है, सभी का गुडविल जो है प्रूव करना पड़ता है, सभी की डिमांड जो है ना वो माननी पड़ती है। तो दैट इज द रीजन। नाउ बट समटाइम इट प्रमोट्स रीजनल ऑटोनॉमी एंड दैट इज इट इज ट्रीटेड एज गुड फॉर फेडरलिज्म। क्लियर? ठीक है। नाउ ये बात की मैंने हमारे सेकंड टीयर तक। अब जो सबसे ज़्यादा जो इनोवेटिव काम हुआ हमारे फेडरलिज्म के अंदर वो हुआ 1992 में, 1992 में, जब हमने एक प्रयास किया हमारे गाँव को और शहरों की जो राजनीतिक व्यवस्था के साथ उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसको सुधारने की। गांव में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत पहले इसकी शुरुआत की थी। नागौर में 1959 में पंचायती राज सिस्टम चालू कर दिया गया था, बट प्रॉब्लम क्या हुई, तब केवल एक्ट बनाया गया और तब ये पंचायती राज जो मॉडल था ये टॉप टू डाउन चलता था। टॉप टू डाउन मतलब पैसा पास होता था सरकार से नीचे तक और अधिकारी, अफसर, कलेक्टर उस पैसे को खाते रहते थे और गांव तक जब तक विकास के लिए वो पैसा पहुंचता तब तक गांव वैसा का वैसा ही हज़ारों साल तक बना रहता क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं पहुंचता था। जो डेवलपमेंट है विकास का वो होता ही था। और हमें पता है कि इंडिया जो एक ऐसा देश है जिसके मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी गांव में ही बसती है, उसका विकास नहीं हुआ तो कैसा डेवलपमेंट और कैसा फेडरलिज्म। तो 1992 में ये प्रयास किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थर्ड ईयर ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप किया गया जिसे हम कहते हैं पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी। क्लियर? अब इसको समझना ध्यान से। पंचायती राज को हम कहते हैं रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गांव के विकास के लिए चलाया जाने वाला सिस्टम, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। और वहीं म्युनिसिपैलिटी इसको कहते हैं अर्बन, शहरों के लिए शहरी सिस्टम। ठीक है ना? अब बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, म्युनिसिपैलिटी का आपने अपने हर घर में, आप जिस भी जगह पर रहते हो ना, भारत में किसी भी जगह रहते हो, आप कभी ना कभी उस एरिया से निकलते होंगे जहाँ लिखा होता होगा नगर पालिका, लिखा होता है ना, या लिखा होगा नगर परिषद, लिखा होगा ना, या लिखा होगा नगर निगम। क्लियर? तो ये वही बॉडीज हैं जिनको बनाया गया है इस एक्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट क्या है इस सेक्शन में, रिमेंबर बोर्ड के लिए इस साल से हट चुका है क्योंकि टिपिकल होता है, लेकिन आगे अगले साल वापस आ जाएगा। ये एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किया गया, 2 शेड्यूल ऐड किए गए, इसको याद रखना, 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल। इसको, इस चीज़ को ये भी याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई सेपरेट प्रोविजन किसी बॉडी के लिए रखा जाता है उसको शेड्यूल में एंटर करते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हो, अपने नोट्स बनाते हो तो स्टार लिख के किसी पॉइंट को अलग रख लेते हो ना, स्टार लगा के ये पॉइंट अलग है, एक ऐसा नोट है।
ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई ऐसा प्रोविजन ऐड किया जाए जो पहले नहीं था और अब उसको एंटर किया जा रहा है, तो उसको पार्ट्स में ना डाल के, कानून में ना डाल के, एक शेड्यूल बना के अलग से कानून में डाल दिया जाता है, तो उसको शेड्यूल कहते हैं। जैसे अपेंडिक्स, सॉरी अपेंडिक्स नहीं, जैसे आपके पीछे जो होते हैं एनेक्स्चर्स जो होते हैं, जिसको हम एडिशनल नॉलेज के लिए आपके पीछे रखते हैं, सिमिलर लाइक पैटर्न दैट। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 74th यानी कि 74th संविधान में बदलाव लाया गया कानून में, इसके पहले मतलब 75 हो चुके थे अलग अलग फील्ड में। एंड 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखा गया 1992 में बनाया गया और इसको पूरे देश में लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 में, जिसको हम हमारा नेशनल पंचायत डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और अब तो हम गांधी जी का जो विजन था या जवाहरलाल नेहरू जी का जो विजन था पंचायती गांव की इकोनॉमी को बिल्ड करने का, वो इससे आता है। अब स्ट्रक्चर देखते हैं। जब पंचायती राज पहले पास हुए थे तब कानून के तहत थे और करप्शन था, इसीलिए इसमें लगातार समितियां बनती गई, सुधार होते गए। 1992 में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिसको कहा गया है टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच क्या? इलेक्शंस होंगे ग्राम सभा यानी एक ग्राम के अंदर, और उसमें चुने जाएंगे सरपंच और उप सरपंच। गांव की जो सारी एडल्ट पॉपुलेशन है 18 ईयर्स ऑफ एज, वो वोट करके चुनेगी अपने सरपंच उप सरपंच। यानी इलेक्शंस आर ओनली हेल्ड एट ग्राम सभा। इलेक्शंस हमेशा ग्राम सभा में होंगे, गांव के लेवल पे होंगे। ऊपर की जो बॉडीज है वो नॉमिनेटेड है, इलेक्टेड नहीं है। अब देखो कैसे, मान लो किसी एक गाँव का, मध्य प्रदेश में एक गाँव है, 2000 पॉपुलेशन है, तो वो एक ग्राम सभा हो गई। इस ग्राम में जितनी पॉपुलेशन एडल्ट है 18 ईयर्स ऑफ एज, वो उसमें वोटिंग करेगी इलेक्शंस जब होंगे और अपने पंच और सरपंच को चुनेंगे। सभी जो वार्ड मेंबर्स हैं यानी उस गांव के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसमें से वार्ड मेंबर खड़े होंगे और वो वार्ड मेंबर इलेक्शन लड़ेंगे, काउंसिलर इसको इंग्लिश में कहा जाता है, और अपने सरपंच उप सरपंच चुनेंगे। यानी इलेक्शन इज ओनली हेल्ड एट ग्राम सभा लेवल। क्लियर? नाउ अब उस मध्य प्रदेश के उस गांव के साथ अगर 2 गांव और आ गए या 3 गांव और आ गए, मान लो कि उसमें अगर 10 गांव हैं, ठीक है, तो वहां पर आप समझ लो कि जब एक या एक से ज्यादा गांव को पूल किया जाता है तो बनती है विलेज पंचायत या पंचायत समिति। और जब एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देयर विल बी 2 और मोर और ऑल द पंचायत समिति, मान लो कि मैं बोल रहा हूं कि जबलपुर के अंदर 34 पंचायत समिति हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर 34 पंचायत समिति होगी। तो दैट इज अ लेवल विच इज बेस्ड ऑन बॉटम अप अप्रोच। यानी जो इलेक्शंस हैं वो इलेक्शंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? नीचे से लेके ऊपर। तो इलेक्शंस केवल ग्राम सभा पे हो रहे हैं, बाकी दोनों बॉडी नॉमिनेटेड है। यानी कि अगर ग्राम सभा में जितने भी पंच और सरपंच है, दे आर ऑटोमेटिकली मेंबर ऑफ पंचायत समिति। वो ऑटोमेटिकली मेंबर किसके हो गए? पंचायत समिति के। एंड पंचायत समिति के जितने उप प्रधान और प्रधान हैं जो आपस में सरपंच चुनेंगे, अपने ही 20 सरपंच में से एक प्रधान और एक उप प्रधान, वो ऑटोमेटिकली मेंबर होंगे जिला परिषद के। जिला परिषद का जो एक्चुअल हेड होता है वो होता है आईएएस ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से इस बॉडी को आगे चलाता है। थोड़ा डेप्थ में बता दिया, लेकिन इधर सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पॉपुलेशन के बेस पर इन बॉडीज को बनाया जाता है। इलेक्शंस तीनों बॉडीज में होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इलेक्शंस तीनों बॉडीज पे होते हैं। लेकिन जिस जगह की पॉपुलेशन 50,000 से बिलो है वहाँ नगर पंचायत या परिषद बनाया जाता है। जिस जगह की पॉपुलेशन 1 लाख टू 5 लाख है, यानी जिस एरिया की या सिटी की, मान लो कि मैं बात कर रहा हूँ भरतपुर की पॉपुलेशन 4 लाख है, तो वहाँ नगर पालिका होगा, म्यूनसिपल काउंसिल। और जिन जगहों की पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख है, ये याद रखना एनटीएससी के क्वेश्चन है, उसकी पॉपुलेशन नगर निगम में कहा जाएगा। जैसे राजस्थान में 7 नगर निगम है, ठीक है, यानी जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। और कुछ सिटीज ऐसी भी होती हैं, अभी अगर आप बात करोगे जिसकी पॉपुलेशन 60 लाख या 1 करोड़ है, तो उनका अलग से डेवलपमेंट अपना एक काउंसिल होता है, जैसे जेडीए, जयपुर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, मुंबई डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर है, ये पॉपुलेशन बेस्ड है। इलेक्शंस इन तीनों बॉडी पे होते हैं, लेकिन जो पंचायत समिति है उसमें इलेक्शंस केवल ग्राम सभा के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बोर्ड में 5 मार्क का क्वेश्चन भी आता है स्ट्रक्चर के ऊपर और उसको समझने के ऊपर। अब एक बार हम पंचायती राज व्यवस्था को समझते हैं, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ग्राम सभा वो बॉडी है, जिसमें सभी एलिजिबल वोटर्स एक गांव के होते हैं। अगर गांव छोटा है, बहुत कम पॉपुलेशन है, तो 2 गांव को मिलाकर ग्राम सभा बनाई जाती है। ग्राम सभा का 2 साल में मिलना जरूरी है और अपने पंच और सरपंच से बात करना जरूरी है, ठीक है, या उनकी मीटिंग होना जरूरी है थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ विलेज। तो पंचायत का जो स्ट्रक्चर है, ग्राम सभा से पंचायत समिति में उस एक क्लस्टर बना देंगे। क्लस्टर कैसे? देखो ऐसे, इंडिपेंडेंट 2 विलेजेस इज नोन एज ग्राम सभा। क्लियर? व्हेन देयर इज अ पूल ऑफ डिफरेंट ग्राम सभा, जब मान लो कि 5 या 7 गांव हो गए,
तो इस क्लस्टर को कहेंगे पंचायत समिति, ठीक है, यानी ब्लॉक लेवल, यानी एक बड़ा लेवल। इस ब्लॉक लेवल को हेड कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, जिसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ। और जब ये ऐसी बहुत सारी पंचायत समितियां बन जाएंगी, ठीक है, तो उसको एक डिस्ट्रिक्ट का फॉर्म दे दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोटा या मान कर लीजिए जयपुर, यानी कि उसमें अगर मैं कहूँगी कोटा में 2 पंचायत समिति है, इसका मतलब कोटा में 10 गांव है। समझ में आ गया? तो ये हायरार्किकल ऑर्डर है बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। तो पंचायत का हमने कॉन्सेप्ट देखा, तो ये चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है कि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको बनाया गया है और 1993 में ये इफेक्ट में आया है। नाउ टू एम्पावर अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाया गया है और 1992 में इसको पास किया गया, सेम ईयर में। ईयर्स और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको मिक्स मत करना। 73 इज फॉर पंचायत, 74 इज फॉर म्यूनिसिपालिटी। क्लियर? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फंड्स प्रोवाइड करते हैं और ये फंड्स सीधे गांव तक जाते हैं या म्यूनिसिपालिटीज़ को जाते हैं और सीधे वहाँ से डेवलपमेंट होता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो तैयार होता है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर को देख लो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसको बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद, यानी कि जिला परिषद में आप मान लो कि 15 पंचायत समिति हैं। पंचायत समिति, एक पंचायत समिति में 2 और मोर विलेजेस हो सकते हैं और इलेक्शंस आर ओनली हेल्ड एट ग्राम पंचायत। केवल ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा के होते हैं। सिमिलरली हर 5 साल में ग्राम सभा के लिए इलेक्शंस होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बता दूं। हर गांव में जो 18 साल से बड़ा है वो एलिजिबल वोटर है, वो वोटिंग में पार्टिसिपेशन करेगा। ग्रुप ऑफ मोर देन 2 विलेजेस इज पंचायत समिति, ब्लॉक लेवल इसको बोलते हैं। और जब बहुत सारे ब्लॉक हैं, 10 या 15 ब्लॉक हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद उसका रेस्पॉन्सिबल हेड होता है। इसको एक बार विजुअलाइज कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए हम किस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दिस होल प्रोसीजर इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? तो ये हमारी बात थी। जैसे मैंने बताया, नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश में, बृहनगर मुंबई नगर पालिका आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इससे अब आपको ये एक आइडियलाइज हो जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। दोनों के लिए ही काम आएगा, बोर्ड्स के लिए भी, एनटीएससी स्टेज 2 के लिए भी। इलेक्शंस हर 5 साल पे होना ज़रूरी है। अगर पंचायत या म्यूनसिपालिटीज़ में 5 साल से पहले इलेक्टेड लीडर्स का नो कॉन्फिडेंस मिलता है या वो अपने कॉन्फिडेंस हार जाता है अपनी पॉपुलेशन में, दोबारा इलेक्शन कराना नेसेसरी है 6 महीने से पहले। सीट्स रिजर्व्ड हैं एससी, एसटी और महिलाओं के लिए अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। एससी एसटी की जितनी पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से उनकी सीट सिक्योर्ड होंगी। 1/3 सीट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये 50% हो चुका है कुछ राज्यों में, कुछ राज्यों ने 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी है पंचायत में, विमेंस के लिए सिक्योर्ड है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है जो गांव के अंदरूनी तक, एरियो तक इलेक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी प्रकार से निभाता है जिस प्रकार से लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव होते हैं। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल टू शेयर द सेम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल बॉडीज। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे फेडरलिज्म एक कंप्लीट प्रोसेस है, फ्रॉम टॉप टू डाउन। भारत के फेडरलिज्म को कितना ज़्यादा हम प्योर कह सकते हैं कि फेडरलिज्म को कॉपरेशन के लेवल पे इंडिया लेके गया है और इंडिया ने एक्चुअल में फेडरलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। इसी तरीके से अब हम जाएंगे हमारे क्वेश्चंस के जॉनर पे। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चंस का लेवल इजी नहीं होगा तो उसी अकॉर्डिंग हमको देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए इन स्टेटमेंट्स को पढ़ें और अपना आंसर ऑफ पेयर चूज करें। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, अंडर इट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट हु डिक्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट। क्या फेडरलिज्म में एक मजबूत सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या करना है ये बताएगी। नेक्स्ट, होल्डिंग टुगेदर इज अ फेडरल फॉर्म इन इंडिया। होल्डिंग टुगेदर के मेथड पे भारत में फेडरलिज्म बनाया गया है। इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री, और इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेडरल कंट्री है, यानी कि जो केंद्र सरकार पूरा इंडिपेंडेंट, स्टेट गवर्नमेंट पूरी इंडिपेंडेंट। तो कौन से स्टेटमेंट्स आर द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स अंडर दिस सेगमेंट? तो आंसर क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडियन फेडरलिज्म में, आपको इंडियन फेडरलिज्म या फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, तो इंडियन फेडरलिज्म में स्टेट गवर्नमेंट कैन को डिक्टेट नहीं कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया इज अ होल्डिंग टुगेदर स्टेटमेंट, दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। होल्डिंग टुगेदर के ऊपर ही हम बने हैं, कमिंग टुगेदर अमेरिका के अंदर है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो अब अपना पेयर ऑफ क्वेश्चन आंसर आप चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टुगेदर यानी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्डिंग ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अनुसार इनमें से कौन से पॉइंट्स सपोर्टिव हैं? फर्स्ट, coming together is a federation under which independent states come and form a strong center. Correct. After formation they have to work under central government और formation के बाद उनको central government जो कहे वही करना है। Wrong. अमेरिका का एग्जाम्पल याद करो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट, और अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका इस होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, करेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका आंसर क्या हो गया? आंसर 1 and 3 इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? कौन से स्टेटमेंट सही हैं? ट्रू का पेयर आपको चुनना है। ट्रू फॉर द फीचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में फेडरलिज्म के लिए क्या सही है? In India, there is a strong judiciary to settle disputes between central and state government. ठीक है, भारत में ऐसा, थोड़ा गलती हो जाती है मुझसे भी, S and D याद रखना है ना, होनी नहीं चाहिए। चलो, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यस। द पावर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेटली, बिल्कुल सही। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। द फाइनल ऑटोनॉमी इज गिवन सेपरेटली टू बोथ स्टेट्स। फिनेंशियल ऑटोनॉमी जो है यानी अर्निंग करने की, रेवेन्यू की ऑटोनॉमी दी जाती है स्टेट में, दैट इज करेक्ट। तो आपके आंसर क्या हो गए? ऑल 3 पॉइंट्स इज करेक्ट इन दिस रिगार्डिंग ऑफ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का पैटर्न दूसरा देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्डिंग अंडर डिसेंट्रलाइजेशन। भारत में जो डिसेंट्रलाइजेशन का मेथड किया उसी को याद में रखते हुए, एंड चूज करेक्ट पेयर ऑफ कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट है इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। आपको बोला गया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल प्रोसेस को फॉलो करती है, ट्रू है। कंक्लूजन है टू प्रमोट फेडरलिज्म। भारत ने फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए इट गिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स टू पंचायती राज। इसी फेडरलिज्म को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया। तो क्या ये स्टेटमेंट इसके साथ कनेक्ट कर रहा है? यस। फेडरल फेडरेशन तो हम थे ही सही, 2 लेवल पे तो हम गवर्नमेंट को चला ही रहे थे, हमने उसको और ब्रॉड किया। तो दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स दिस स्टेटमेंट एंड बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आंसर इज both are correct, not independently statement, not independently conclusion. ठीक है? Now next question, consider the following statement with regarding पंचायती राज सिस्टम। आंसर बताएं क्या ट्रू है, पढ़ के इसको। पहला, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिया गया है पावर के लिए पंचायती राज को। रिकॉल करो कॉन्सेप्ट, मैंने कहा था मैं मिक्स करूंगा क्वेश्चन। 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड अंडर द SC and ST, क्या ये सही है? ग्राम सभा इज द मेन बॉडी विच कंटेन्स ऑल एलिजिबल वोटर्स ऑफ द विलेज। ग्राम सभा वो बॉडी है जो कि सारे एलिजिबल वोटर्स को कनेक्ट करती है। तो कौन से स्टेटमेंट सही है? लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो, अ ग्राम पंचायत इज मेन फंक्शनल बॉडी ऑफ ग्राम सभा। तो लास्ट के जो दोनों पॉइंट हैं वो दोनों सही हैं या सारे सही हैं? तो आंसर इज 74th नहीं है कनेक्टेड, 73rd है पंचायती राज से, और 1/3 सीट जो है वो रिजर्व है। तो 2, 3, 4 इसका आंसर है डी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इस तरीके के क्वेश्चंस को फॉलो करें। नटशेल में चैप्टर याद रखें, पॉलिटिकल साइंस बहुत स्कोरिंग है, उसमें हमेशा से आप स्कोर कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। मोशन प्राइवेट लिमिटेड हमारा जो कोचिंग है उसके साथ जुड़े रहें, उसके साथ एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।